राजमहल के ऊंचे बुर्जों से जब सूर्य ढलता तो एक समय ये राज्य न्याय और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। राजा विक्रमादित्य का शासन सख्त लेकिन न्यायप्रिय था और उनके सेनापति अर्जुन सिंह एक निडर योद्धा थे। परंतु महल के भीतर ही एक विषधर भी पल रहा था, महामंत्री अधीर सेन। अधीर सेन के मन में हमेशा से सत्ता की लालसा थी। वो राजा के प्रति निष्ठावान होने का दिखावा करता, लेकिन भीतर ही भीतर वो सिंहासन हथियाने की योजना बना रहा था। उससे अर्जुन सिंह सबसे बड़ी बाधा लगता था। सेनापति की बहादुरी और राजा के प्रति निष्ठा ने उसे अपराजय बना दिया था। अधीर सेन जानता था कि जब तक अर्जुन सिंह जीवित है तब तक वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सकता। एक दिन अधीर सेन ने अपने विश्वास पात्रों के साथ एक गुप्त बैठक की। उसने एक चालाक योजना बनाई, अर्जुन सिंह को राजद्रोह के झूठे अपराध में फंसाकर मरवा देना। यदि हम सेनापति को राजद्रोही साबित कर दें तो राजा स्वयं ही उसे मृत्युदंड दे देंगे, अधीर सेन ने कहा। उसने अपने जासूसों को भेजा और कुछ दस्तावेजों में हेर फेर करवा दिया। फिर राजा के पास जाकर बोला, महाराज, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, परंतु हमारे सबसे विश्वस्त सेनापति अर्जुन सिंह हमसे विश्वासघात कर रहे हैं। ये देखिए उनके हस्ताक्षर वाला पत्र जिसमें वो शत्रु राज्य को राजा के गुप्त योजनाएं बता रहे हैं। राजा के लिए ये एक भयंकर आघात था। वे अर्जुन सिंह पर आंख बंद कर कर भरोसा करते थे, लेकिन दस्तावेज देखकर उनका मन विचलित हो गया। वे क्रोधित होकर बोले, यदि ये सच है तो अर्जुन सिंह को इसकी भारी सज़ा मिलेगी। अगले ही दिन राजमहल में दरबार बुलाया गया। अर्जुन सिंह को वहां लाया गया जहां पहले से ही अधीर सेन की साजिश रची हुई थी। अर्जुन सिंह, क्या तुम इन आरोपों को स्वीकार करते हो? राजा ने कठोर स्वर में पूछा। महाराज, ये सरासर झूठ है, अर्जुन सिंह ने उत्तर दिया। मैंने जीवन भर आपकी और इस राज्य की रक्षा की है। ये षड्यंत्र किसी विश्वासघाती ने रचा है। लेकिन अधीर सेन ने पहले से ही सबूत तैयार कर रखे थे। झूठे गवाह, झूठे दस्तावेज और झूठी कहानियां राजा को यकीन दिलाने के लिए काफ़ी थी। राजा ने भावशून्य होकर आदेश दिया, अर्जुन सिंह को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दिया जाए। अर्जुन सिंह की पत्नी और उनकी बेटी कावेरी भी महल में उपस्थित थीं। उनकी आंखों के सामने ही सेनापति को घसीटते हुए ले जाया गया। कावेरी ने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। छोड़ दो मेरी माँ को, कावेरी चिल्लाई, लेकिन सैनिकों ने उसकी माँ को भी कैद कर लिया। अधीर सेन को ये आशंका थी कि अर्जुन सिंह का परिवार जीवित रहा तो वे कभी न कभी सच्चाई उजागर कर सकते हैं। उसने राजा को सुझाव दिया, महाराज, देश के दुश्मनों को पूरी तरह से मिटा देना ही उचित होगा। अर्जुन सिंह की पत्नी और पुत्री को भी दंड दिया जाना चाहिए। राजा इस सुझाव से थोड़ा विचलित हुए, लेकिन अधीर सेन ने उन्हें ये कहकर मना लिया कि यदि उन्होंने अर्जुन सिंह के परिवार को जीवित छोड़ा तो ये भविष्य में खतरा बन सकता है। अर्जुन सिंह को महल के बाहर आम जनता के सामने फांसी दे दी गई। कावेरी की मां को भी मार दिया गया, लेकिन जब सैनिक कावेरी को मारने पहुंचे तो वो किसी तरह उनके चंगुल से बचकर निकल गई और अंधेरे में भाग गई। कावेरी भागती रही तब तक जब तक वो महल से बहुत दूर नहीं चली गई। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं के साथ मिल गईं। उसकी आंखों में भले ही आंसू थे, लेकिन दिल में प्रतिशोध की आग जल रही थी। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, कावेरी ने स्वयं से कहा। मैं अपने परिवार की मौत का बदला अवश्य लूँगी। अधीर सेन को उसके किए का दंड मिलेगा। कावेरी अब अकेली थी। उसे छिपना पड़ता, क्योंकि महल के सैनिक हर जगह उसे खोज रहे थे। वो महीनों तक जंगलों और छोटे गांव में भटकती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बदल ली। वो अब सुमित्रा के नाम से जानी जाने लगी।
उसने खुद को एक आम महिला के रूप में प्रस्तुत किया और एक संगीतकार व नृत्यांगना बनकर एक नए जीवन की शुरुआत की। लेकिन ये केवल बाहरी दिखावा था। भीतर ही भीतर वो अपने शत्रु को हराने की योजना बना रही थी। वो जानती थी कि सीधे महल में जाकर अधीरसेन से बदला लेना असंभव था। उसने बुद्धि और धैर्य से काम लेने का सोचा था। वर्षों बाद जब वो पूरी तरह से तैयार हो गई, तब उसने एक योजना बनाई। महल के भीतर ही जाकर अधीरसेन को समाप्त करने की योजना। अब समय आ गया था जब कावेरी अपने परिवार का अपमान धोएगी और न्याय दिलाएगी। महल की भव्यता अब भी वही थी, लेकिन माहौल बदल चुका था। राजा विक्रमादित्य अब वृद्ध हो चुके थे और उनका दरबार अधीरसेन की कठपुतली बन चुका था। अधीरसेन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि राज्य का हर एक निर्णय वही लेता था। सेना, खजाना, न्याय सब कुछ उसके हाथों में था। लेकिन अधीरसेन के अत्याचारों से राज्य के लोग असंतुष्ट थे। करों की अधिकता, दमनकारी नीतियां और भ्रष्टाचार ने जनता को त्रास्त कर दिया था। हालांकि राजा अभी भी सिंहासन पर थे, लेकिन वास्तविक सत्ता अधीरसेन के पास थी। ये समय था कावेरी के लिए अपने बदले की पहली चाल चलने का। कावेरी अब एक साधारण स्त्री नहीं रही थी। वो अपने हाव भाव, वेशभूषा और व्यवहार में पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने खुद को एक कुशल नर्तकी और गायिका के रूप में स्थापित किया और सुमित्रा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उसकी प्रतिभा इतनी अद्भुत थी कि अंततः उसे महल में सांस्कृतिक उत्सव में आमंत्रित किया गया। महल में प्रवेश करने का ये सुनहरा अवसर था। दरबार में उसका प्रदर्शन देखने स्वयं राजा, रानी, राजकुमार और दरबारी बैठे थे। अधीरसेन भी वहाँ मौजूद था। जैसे ही कावेरी ने नृत्य और संगीत का प्रदर्शन किया, सभी मोहित हो गए। उसकी कला में कुछ ऐसा था जो दर्शकों को बांध लेता था। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, सुमित्रा, तुम्हारी कला अतुलनीय है। हम चाहते हैं कि तुम महल में ही रहो और समय समय पर अपने नृत्य से दरबार को सुशोभित करो। अधीरसेन ने भी ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखा। वर्षों बाद भी वो कावेरी को पहचान नहीं पाया। कावेरी अब महल में पहुंच चुकी थी। वो महल जहां उसके पिता का वध हुआ था, जहां उसकी माँ की चीखें गूंजी थीं और जहां उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी गई थी। अब उसे अपने शत्रुओं को एक एक कर कर गिराना था। अधीरसेन के सबसे विश्वास पात्रों में से एक था सेनापति भुवन सिंह। वो बलशाली तो था, लेकिन लालची भी था। अधीरसेन की योजनाओं को सफल बनाने में उसकी बड़ी भूमिका थी। कावेरी के पिता को मृत्युदंड दिलवाने में उसका सबसे बड़ा हाथ था। कावेरी ने सबसे पहले भुवन सिंह को निशाना बनाने का निश्चय किया। वो जानती थी कि भुवन सिंह अत्यधिक लालची इंसान था। उसने एक व्यापारी के रूप में अपने एक विश्वस्त सहयोगी अर्जुन, जो उसके पिता के पुराने मित्र थे, को भुवन सिंह के पास भेजा। अर्जुन ने भुवन सिंह को भारी धनराशि का लालच दिया और कहा, यदि तुम राजकाज से कुछ गुप्त जानकारी हमें दे सको तो हम तुम्हें सोने से भर सकते हैं। भुवन सिंह तुरंत लालच में आ गया। उसने अधीरसेन की कुछ गोपनीय योजनाओं की जानकारी अर्जुन को दे दी। कावेरी ने ये सबूत जुटाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। जब राजा को पता चला कि उनका सेनापति गद्दारी कर रहा है, तो वो क्रोधित हो उठे। भुवन सिंह, तुमने राजधर्म का अपमान किया है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए राज्य को धोखा दिया। तुम्हें तुरंत कारागार में डाल दिया जाएगा, राजा ने आदेश दिया। ये कावेरी की पहली जीत थी। एक दुश्मन समाप्त हो चुका था। भुवन सिंह के पतन के बाद महल में हलचल मच गई। अधीरसेन चिंतित हो गया। उसने सोचा कि भुवन सिंह की गिरफ्तारी महज एक संयोग था, लेकिन कावेरी जानती थी कि वो जल्द ही सतर्क हो जाएगा। अब उसे अधीरसेन की सबसे बड़ी कमजोरी पर प्रहार करना था, उसका पुत्र विजय सिंह। अधीरसेन का एकमात्र पुत्र था विजय सिंह, जो राज्य के बाहर एक
गुप्त किले में रहता था। अधीर सेन ने उसे दुनिया की बुरी नज़रों से बचा कर रखा था। कावेरी ने निर्णय किया कि उसे विजय सिंह को अपने कब्जे में लेना होगा। उसने अर्जुन को गुप्त रूप से विजय सिंह के किले में भेजा। कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ अर्जुन ने वहां धावा बोल दिया और विजय सिंह को पकड़कर एक गुप्त स्थान पर ले आया। अब कावेरी के पास अधीर सेन को कमज़ोर करने का सबसे बड़ा हथियार था। उसने अधीर सेन को एक गुप्त संदेश भेजा। यदि तुम अपने पुत्र को जीवित देखना चाहते हो तो महल में अपनी सभी षड्यंत्रों को समाप्त करो। यदि तुमने कोई चालाकी दिखाई तो तुम्हारे पुत्र का सिर तुम्हारे महल के द्वार पर टंगा मिलेगा। ये संदेश पाकर अधीर सेन बौखला उठा। उसने गुप्त रूप से अपने सैनिकों को भेजकर विजय सिंह को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। अब अधीर सेन पूरी तरह से डर गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका विरोधी इतना चालाक निकलेगा। इसी बीच कावेरी ने उसकी गद्दारी के पुराने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जल्द ही एक और दरबार बुलाया गया। इस बार कावेरी ने राजा के समक्ष वे सारे प्रमाण रख दिए जिनसे साबित होता था कि अधीर सेन ही असली विश्वासघाती था। राजा का चेहरा कठोर हो गया। अधीर सेन, क्या ये सत्य है? क्या तुमने ही हमारे प्रिय सेनापति अर्जुन सिंह को झूठे आरोप में फंसाकर मरवाया था? अधीर सेन अब पूरी तरह से घिर चुका था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तब तक कावेरी ने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। मैं कावेरी हूँ, अर्जुन सिंह की पुत्री। तुमने मेरे परिवार को मार डाला, मेरे पिता पर झूठा आरोप लगाया। अब तुम्हारा अंत्य समय आ गया है अधीर सेन। महल में सन्नाटा छा गया। राजा ने क्रोध में आकर कहा, अधीर सेन, तुम्हें विश्वासघात और राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दिया जाता है। महल के विशाल सभा कक्ष में घनघोर सन्नाटा छाया हुआ था। हर आंख अधीर सेन पर टिकी थी, जो अब तक खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था, लेकिन इस समय उसका चेहरा भय और बेबसी से सफ़ेद पड़ चुका था। राजा विक्रमादित्य का क्रोध अपने चरम पर था। अधीर सेन, तुमने जिस पर विश्वासघात का इल्ज़ाम लगाया था वो केवल हमारे सेनापति ही नहीं बल्कि हमारे परम मित्र थे। तुम्हारी साजिशों ने एक निर्दोष परिवार को नष्ट कर दिया। तुमने वर्षों तक इस राज्य को अपने स्वार्थ के लिए लूटा। अब तुम्हारे पापों का अंत हुआ। कावेरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि अपने परिवार का बदला पूरा करने की संतुष्टि के थे। लेकिन अधीर सेन इतना चालाक था कि उसने अपनी अंतिम चाल चलने का प्रयास किया। महाराज, मैं निर्दोष हूँ, ये स्त्री झूठ बोल रही है। अधीर सेन ने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, इसकी साजिश है हमें बदनाम करने की। मैं वर्षों से आपके प्रति निष्ठावान रहा हूँ। क्या आप इतनी आसानी से मुझ पर अविश्वास कर सकते हैं? राजा के मन में थोड़ा तो संदेह उत्पन्न हुआ, लेकिन कावेरी पहले से सतर्क थी। उसने राजा के सामने एक अंतिम प्रमाण प्रस्तुत किया। महाराज, आपके विश्वसनीय सेवक अर्जुन ने अधीर सेन के गुप्त कक्ष से ये पत्र प्राप्त किया है। कावेरी ने कुछ पुराने दस्तावेज राजा के समक्ष रखे। राजा ने पत्रों को पढ़ते ही क्रोध में आकर सिंहासन की बाह पकड़ ली। ये क्या है अधीर सेन? तुम्हारी हस्तलिपि में लिखे गए ये पत्र स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि तुमने शत्रु राज्य से संपर्क किया था और सेनापति अर्जुन सिंह पर झूठे आरोप लगाए थे। अधीर सेन अब पूरी तरह से घिर चुका था। उसने इधर उधर देखा, फिर अचानक अपने कमरबंद से एक विशाल कटार निकाल ली। अगर मरना ही है तो अकेला नहीं मरूंगा, वो कावेरी की ओर झपटा। लेकिन कावेरी अब एक असहाय लड़की नहीं थी। उसने तुरंत कदम पीछे खींचा और अधीर सेन के हाथ पर जोर से वार किया। कटार उसके हाथ से गिर गई और तभी 2 सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। ले जाओ इस विश्वासघाती को, राजा गरजे। अगले ही दिन पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि अधीर सेन को विश्वासघात और षड्यंत्र के आरोप में मृत्युदंड दिया गया है। उसे उसी स्थान पर फांसी दी गई जहां वर्षों पहले अर्जुन सिंह को झूठे आरोपों में मार दिया गया था।
ये दृश्य देखकर कावेरी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, पिताजी, माँ, आज न्याय मिल गया। राजा विक्रमादित्य कावेरी की बहादुरी और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए। कावेरी, तुमने जो किया वो केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि इस पूरे राज्य के लिए था। यदि तुम न होती तो हम कभी ये सत्य नहीं जान पाते। राजा ने पूरे दरबार के समक्ष घोषणा की, आज से कावेरी को इस राज्य के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उसे महल में विशेष स्थान मिलेगा और हम इसे अपनी पुत्री के समान मानेंगे। लेकिन कावेरी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं। मैं केवल अपने परिवार का सम्मान वापस पाना चाहती थी। अब जब न्याय मिल चुका है तो मैं शांति से अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करना चाहती हूँ। राजा ने मुस्कुराकर सहमति जताई और कहा, तुम्हारा स्थान इस महल और इस राज्य के हर नागरिक के दिलों में रहेगा। कावेरी ने एक अंतिम बार उस महल को देखा जहाँ उसका परिवार उजड़ गया था और जहाँ उसने अपने शत्रु का अंत किया। अब वो एक नई सुबह की ओर बढ़ रही थी, जहाँ न बदले की आग थी, ना ही दुख, केवल शांति थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सुझाव और अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।